19 साल पहले आपने एशियन लाइफस्टाइल का आगाज़ किया। लोग फैशन इंडस्ट्री से हैं, जो लोग फैशन को समझते हैं। सरदार मसूद खान साहब का इंटरव्यू जब मैंने किया। एशियन ट्रेड टीवी का आगाज़ कब हुआ? क्या आपने अब तक जो ख्वाब देखे हैं, कोई ऐसा ख्वाब? कनाडा में एक इवेंट कर रहे हैं कलर्स ऑफ पाकिस्तान, और एक यूके में लंदन में इवेंट कर रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। वो भी जो इवेंट है मैनचेस्टर के कौंसल जनरल के साथ, कौंसलेट्स के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए और मुनफरिद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप इन्हें देखते रहते हैं मीडिया पे भी, क्योंकि इनका अपना भी एडवर्टाइजिंग और मीडिया का काम है। CEO हैं, फाउंडर हैं एशियन लाइफस्टाइल एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया के। अब तक ये ख़ुद भी बेशुमार इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, लेकिन आज इनका अपना इंटरव्यू है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एशियन लाइफस्टाइल किस किस तरह से काम कर रहा है, इनके क्या करंट प्रोजेक्ट्स हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, और किस तरह से ये पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने में नेशनली और इंटरनेशनली अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद मियाँ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर, आपका इनवाइट करने का। वेलकम सर। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि तकरीबन 19 साल पहले आपने एशियन लाइफस्टाइल का आगाज़ किया, तो उस वक़्त आपकी जो फर्स्ट स्टेप था, जो आपकी पहली सीढ़ी थी, वो क्या थी? कहाँ से आपने आगाज़ किया? क्या विज़न था, क्या सोच थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, सबसे पहले आपका अगेन शुक्रिया, और कासिम अली फाउंडेशन का, कासिम साहब का भी। और आज मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात ये है कि ये मेरा पहला ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू होगा। सेकेंडली, आज थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि मेरी वाली सीट पर आप बैठे हैं और आप वाली सीट पर मैं हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इंटरव्यू लेना, मैं समझ तो आसान है, इंटरव्यू थोड़ा सा देना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा। अच्छा, जहाँ तक एशियन लाइफस्टाइल का है, तो जी बिल्कुल, ये 2005 में हमने इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी। इसमें उस वक्त सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पाकिस्तान में भी नहीं। तो असल मकसद, पाकिस्तान में हमने फ़ैशन के लिए बहुत कुछ किया। जो लोग फ़ैशन इंडस्ट्री से हैं, जो लोग फ़ैशन को समझते हैं, उनको पता है कि एशियन लाइफस्टाइल मैगज़ीन हो, चाहे एशियन लाइफस्टाइल एडवर्टाइजिंग हो, चाहे PR हो, वो लोग मुझे और हमारा काम समझते और जानते हैं। तो जब हमने ये बुनियाद रखी इस अदारे की, तो बल्कि लोगों के लिए बड़ी अयूब सा ये फील्ड थी कि आप मीडिया के लिए काम करें, आप फैशन के लिए काम कर रहे हैं। बल्कि जब प्रिंट मैगज़ीन, हमारा एशियन लाइफस्टाइल मैगज़ीन पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग मैगज़ीन है अभी तक स्टिल प्रिंट की शेप में, तो जब वो हम प्रिंट करके लोगों के पास लेके जाते थे, तो लोग बड़े हैरान होते थे कि ये क्या है और ये क्यों प्रिंट होता है इसमें, यानी कि आप किस तरह की चीज़ें लेकर आए। यानी कि लोगों के लिए बड़ी अजीब सी बात थी, एक नई चीज़ थी। बहुत ज़्यादा हमें यानी कि तनकीद का भी सामना करना पड़ा। लेकिन टाइम के साथ साथ लोगों में सेंस आती कि तब पाकिस्तान में मीडिया भी पढ़ाया नहीं जाता था, तब पाकिस्तान में फ़ैशन भी नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया 2015 के बाद, जब डिजिटल मीडिया आया और दुनिया चेंज हुई, तो फिर लोगों को समझ आएगा और हमें भी पता चला कि हमारा विजन बिल्कुल क्लियर था। अब थोड़ी सी बात को मैं और बढ़ा दूं, एशियन लाइफस्टाइल से आगे हमने जब बुनियाद सेकंड रखी स्टेप की, वो था एशियन लाइफस्टाइल इवेंट्स का। चूँकि मेरा बाहर काफ़ी आना जाना था, तो मैं जब बाहर जाता था, लोगों से मिलता, तो मैं समझता था कि पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट इमेज के लिए ज़रूरी है कि हम B2B और B2C एग्जीबिशंस और इवेंट्स करें, क्योंकि पाकिस्तान के असल पिक्चर हमें दिखाने थे बाहर। ठीक है, ये मेरा ज़ाती तौर पर अपने पर्सनल ख्याल था। अच्छा, इसी की बुनियाद में रखते हुए पहला इवेंट 2014 में हमने पाकिस्तान फैशन वीक दुबई जब किया, तो उसके बाद लोगों को पता चला कि फ़ैशन है क्या, और पाकिस्तान से बाहर भी कुछ फ़ैशन इंडस्ट्री के लिए हो रहा है, जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बहुत सारी एप्रिसिएशन आई, बहुत सारी अवार्ड्स आए। उसके बाद एक सिलसिला जारी रहा, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह एशियन लाइफस्टाइल 22 इवेंट्स वर्ल्ड वाइड कर चुका है। सर, आपने अपनी एडवर्टाइजिंग और मीडिया के बारे में बताया, मैगज़ीन का भी आपने थोड़ा सा जिक्र किया, तो मुझे ये बताइएगा कि एशियन ट्रेड टीवी का आगाज़ कब हुआ, और फिर इसने किस तरह से इवॉल्व किया वक्त के साथ साथ? जी बिल्कुल, एशियन ट्रेड टीवी का मकसद भी वही था जो एशियन लाइफस्टाइल मैगज़ीन का था, और एशियन लाइफस्टाइल एग्जीबिशंस और इवेंट्स का था। एशियन ट्रेड टीवी का मकसद भी पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करना था। देखिए, बेसिकली हमने देखा कि मार्केट में ट्रेडर्स की आवाज़ जो थी, बिज़नेस कम्युनिटी की जो आवाज़ थी, उसके लिए या बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि उसके लिए कुछ किया जाता। और बात फिर वही आ जाती है कि जब मैं बाहर जाता था, देखता था कि पाकिस्तान को लोग डिफरेंट थिंग्स से, डिफरेंट सोचों से और डिफरेंट नेम से याद करते थे। तो हमने सोचा कि एशियन ट्रेड टीवी एक ऐसा चैनल है
اور الحمدللہ پھر اس کے اوپر ہمیں لائسنس بھی لیا اور اس کو بیسڈ بھی کیا ہم نے. اب یہ آئی پی ٹی بیسڈ چینل ہے اور اس کے اوپر ڈفرینٹ سیکشن ہے جس میں ہمارا ایک میرا اپنا بھی آپ کو پتہ ہے پروگرام ہے خوابوں سے تعبیر تک, اور آلموسٹ 160 اس میں ایپیسوڈ ہو چکی ہیں. تو مقصد اس میں پاکستان کے سافٹ امیج کو دنیا کو دکھانا تھا, اور یہ سفر اب بھی جاری ہے. اس میں پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اور امبیسیڈر, سی اوز, ہیڈز جتنے الحمدللہ ایسے لوگ ایک گلدستہ سا بنا کے ہم دنیا کو دکھاتے ہیں, اور اس میں ہم چارج نہیں کرتے, سب سے بڑی بات یہ ہے. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. سر خوابوں سے تعبیر تک میں آپ نے اب تک جتنے انٹرویوز کیے, میں چاہوں گا کہ کوئی ٹاپ آپ کے جو فیوریٹ انٹرویوز ہیں وہ آپ کچھ بتائیں ہمیں. اچھا علی, یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی, ٹھیک ہے میرے لیے, چونکہ یہ سارے انٹرویوز بھی پورا کانٹینٹ جتنا پڑا ہے انٹرنیٹ کے اوپر ایک سے بڑھ کے, جس میں آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہو. میرے لیے آنر کی جو بات تھی وہ جو تھے پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب کا انٹرویو جب میں نے کیا, جو میرا وائرل ہوا اور جو دنیا پہ میری پہچان بنا کہ بھی شاہد میاں کچھ کر رہے ہیں, تمام یعنی کہ ہمارے اداروں تک آواز گئی, اور جو آج کل ہمارے سردار مسعود صاحب امبیسیڈر بھی رہے ہیں یو ایس کے. تو اس طرح سے الاٹ آف یعنی کہ اور بھی ہے, میں کسی کا ایک نام لوں گا وہ دوسرا, یعنی کہ سبھی ہمارا فرینڈ سرکل میں سے ہے. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے جیسے چیمبرس کے جو پریزیڈنٹس ہیں, جب میں ان کا انٹرویو کرتا تو اصل چیز ہے کہ جو پالیسی بنانے والے پالیسی میکر ہے پاکستان میں, ٹریڈ کی پالیسی, ٹھیک ہے, ان تک میرے انٹرویو کے ذریعے ان کی یعنی کہ انڈسٹری کے جو مسائل ہیں وہ چلے جاتے ہیں, وہ ان کا سلوشن ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے کافی ایونٹس بھی کیے ہیں, B2B B2C بھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج کریٹ کرنے میں, ایک تو آپ نے دبئی والے ایونٹ کا ذکر کیا, اس کے علاوہ جتنے آپ نے ایونٹس کیے کتنا اس نے رول پلے کیا, کیا امپیکٹ ڈالا؟ ایونٹس اور ایگزیبیشنز یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ یہ نہ صرف B2B اور B2C تو ہے ہی ہے, اس سے پاکستان کا ایک سافٹ امیج والی بات وہ تو پروموٹ ہوتا ہے, لیکن جو لوگ جاتے ہیں ان کو بہت بڑی مارکیٹ میں ایکسپلور ملتا ہے, اور بہت بڑا ان کا یعنی کہ ان کی ٹریڈ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جس طرح ہم نے لنڈن میں کیا, میں نے کینیڈا میں کیا, اچھا اس کے علاوہ آذربائیجان میں کیا, یوکرائن میں کیا, دبئی میں لاٹ آف ٹائم کیا, ابھی بھی ہم پلان کر رہے ہیں. اچھا اس میں ہماری جو فیشن کی انڈسٹری تھی, فیشن ڈیزائنرز تھے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری, ان کا بہت بڑا امپیکٹ رہا ہے, بہت رول. یعنی کہ اگر ہم امریکہ میں گئے ہیں, میڈ ان پاکستان کے نیم سے کچھ کیا, یا ہم نے آذربائیجان میں کیا, تو اس سے پہلے آذربائیجان میں پاکستانی پروڈکٹس کا پتہ نہیں تھا کسی کو. تو اگر ایک کمیونٹی ایونٹ ہو جہاں پر پاکستانی پروڈکٹس ہو, پاکستانی بائر ہو, پاکستانی سیلر ہو اور پاکستانی مینوفیکچر ہو, آپ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیں تھرو یعنی کہ ایگزیبیشن ایونٹس, تو دونوں طرف سے فائدہ ہوتا ہے. یہی پاکستان کا سافٹ امیج ہے اور یہی ٹریڈ کو بڑھانے کا ایک انمول طریقہ ہے. سر اب تک کی آپ کی اسٹرگل میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا, آپ کو کیا لگتا ہے اس میں آپ کی سب سے بڑی فائنڈنگ کیا تھی, اور کیا پایا, کیا کھویا آپ نے؟ سر یہ تو بہت مشکل سوال ہے, اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ 20 منٹس کے انٹرویو میں کور ہو جائے. اس کے اوپر تو پوری ایک بک لکھی جا سکتی کہ پاکستان جیسے کنٹری میں رہتے ہوئے کوئی چیز کو پا لینا, اس کو پھر مینٹین کرنا اور آگے لے کے چلنا, اٹس ناٹ ایزی جاب, ٹھیک ہے. لیکن یہ میرے اللہ کا کرم ہے, بلیسنگ ہے, اور میرے گھر والوں کی دعائیں ہیں, ٹھیک ہے. اس میں میری مسز کا ساتھ بہت زیادہ ہے, تو ہم دن رات اسی پلاننگ پر رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اچھا کرے. اگر پانے کی بات ہے تو میں نے بہت عزت پائی, پوری دنیا میں عزت پائی, چاہے وہ ایونٹس کے ذریعے ہو, چاہے ایشین ٹریڈ ٹی وی, چاہے ایشین لائف اسٹائل. میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھے جانتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے سافٹ امیج کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے. یہ سب کچھ سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ یہی چیز ہے, اور یہی میں نے سب سے زیادہ پایا ہے, اور مجھے اس کے اوپر فخر ہے, اور انشاءاللہ یہ سفر اسی طرح جاری رہے گا جب تک میں ہوں. سر آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں, اور اگر اس کو میں یوں بھی کہوں کہ آپ نے اب تک جو خواب دیکھے ہیں, کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا اور جو اب تک پورا نہ ہوا, وہ کیا ہے؟ اچھا الحمدللہ میرے پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, میں نے جو سوچا ہے اور جو کچھ میں نے لے کے چلا تھا وہ ویسے ہی چل رہا ہے, وہ ہوتا جا رہا ہے. یہ کچھ پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں اس پہ اسٹرگل اپنی جگہ پر, اس پہ ہرڈنز بھی اپنی جگہ پر, پاکستان کی انوائرمنٹ میں کام کرنا اور رہ کے اپنے آپ کو منوانا, یہ بہت بڑی بات ہے. جہاں تک رہی کہ آگے کیا پلانز ہیں یا کیا, ابھی ہم جو کر رہے ہیں وہ ایشین ٹریڈ ٹی وی کے حوالے سے اس کو ہم انٹرنیشنلی زیادہ لے کے جا رہے ہیں, تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کو, اس نو ڈاؤٹ اوورسیز پاکستانیوں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ہماری اکانومی میں.
अच्छा, उनकी वॉइस आज तक कोई आगे नहीं लेके आया है। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो कभी उनका इंटरव्यू भी नहीं करते, उनको मीडिया पर लाया भी नहीं जाता। तो हमारा प्लान है एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से और ख्वाबों से तबीर तक के इस प्रोग्राम के हवाले से कि मैं उन लोगों तक जाऊं, वहाँ पे हमारे बहुत बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने दियारे गैर में रह के अपने आप को मनवाया और पाकिस्तान के लिए काम किया। अच्छा, उन लोगों को दुनिया के सामने लाया जाए कि देखें, ये है पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज। तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हम कनाडा में एक इवेंट कर रहे हैं, कलर्स ऑफ पाकिस्तान, और एक यूके में लंदन में इवेंट कर रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान। वो भी जो इवेंट है मैनचेस्टर के कौंसल जनरल के साथ, कौंसलेट्स के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। हमारा मकसद यही होता है कि पाकिस्तान के स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जिनको बाहर की मार्केट की ज़रूरत है, उनको वहाँ के मार्केट तक ले जाया जाए और उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। सर, आप जब अपना प्रपोजल लेके जाते हैं डिफरेंट एम्बेसीज में इंटरनेशनली, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है कि वो इसको प्रमोट करने में काइंड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, या थोड़ा हेजिटेट करते हैं? सर, एक्चुअली ये पॉलिसी मेकर्स का काम है, हमारी ट्रेड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काफ़ी काम कर रही है। मुझसे जो भी पूछेंगे ना वो पॉजिटिवली निकलेगा। अच्छा, वो पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए निकलेगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ हर जगह पर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हिडन, मैंने बताया हर जगह पर होते हैं, लेकिन डिफिकल्टीज तो अ लॉट ऑफ है, ठीक है। लेकिन एंड डे जब हमारे पास हमें सक्सेस किसी काम में मिलती है तो हमें वो भूल जाना चाहिए। हाँ, लेकिन जहाँ तक ये बात रही, पाकिस्तानी प्रोडक्ट से लोग प्यार करते हैं पूरी दुनिया में। हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी है जो हमारी पहचान है। वो अलग बात है कि हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आजकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एक ज़वाल का शिकार है, लेकिन उम्मीद तो है ना, अच्छा काम किया जा सकता है। सर, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? सर, कासिम अली शाह साहब, सर जैसे ऑलरेडी मैंने उनका जब इंटरव्यू किया तो उसमें मेरे फर्स्ट वर्ड्स लाइन ये थी कि दौरे हाज़िर के एक ऐसी पर्सनैलिटी है कासिम अली शाह जो कि आने वाली नस्लों के लिए एक मसले रहा है। कासिम अली शाह फाउंडेशन, जहाँ पर मुझे भी आके आज बहुत अच्छा लगा है और आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी है आप लोगों ने, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अदारा ऐसा है, ये दिया है, और दिए से दिया जब जलेगा तो रोशनी तो होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद मियाँ साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला अपने कीमती वक्त में से। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से, इनकी बातों से आपने इनके काम को भी जाना होगा और बहुत कुछ सीखा होगा यकीनन। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।